अस्सलाम वालेकुम। तो आज के पीएचपी लार्वल सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस वगैरह अगर नहीं देखी हैं तो उनका सेशन आप पहले ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग इस सेशन को देखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लास्ट सेशन के अंदर हमने जैसे देखा था कि पीएचपी लार्वल के अंदर हम किस तरीके से एपीआईज के अंदर राउट्स वगैरह क्या होते हैं और एपीआईज के अंदर राउट्स को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं और राउट्स की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है। उसके बारे में हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था, लेकिन इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि राउट्स को यूज करते हुए आप डेटा किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप डेटा को किस तरीके से आप अपनी एपीआईज को किस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं और उसके अलावा एपीआईज आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि आप अपना डेटा जो है वो किस तरीके से एपीआईज के अंदर गेट करते हैं, सेव करते हैं या अपडेट करवाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपके राउट्स के बारे में। अच्छा, राउट्स हमारे जो होते हैं इसके अंदर जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने राउट्स को हमने देखा था कि राउट्स के गेट और पोस्ट राउट्स क्या होते हैं और इसके अलावा राउट्स को किस तरीके से हम जो है वो अपडेट राउट्स किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राउट्स को जो है वो कंट्रोलर से किस तरीके से लिंक करते हैं और फिर कंट्रोलर से हम किस तरीके से अपने डेटा को रिटर्न करवाते हैं किसी भी एपीआई के जरिए। ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को एपीआईज के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो हमारे लास्ट सेशन को देख लीजिएगा। तो लास्ट सेशन के अंदर एपीआईज के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो उसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो उसको देख लीजिएगा। एनीवेज, अच्छा, जब भी आप किसी वेबसाइट का राउट यहाँ पे बनाते हैं तो राउट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे लारावेल का अपना फंक्शन होता है जो कि आप यहाँ पे यूज करते हैं राउट का। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे राउट बनाते हैं तो राउट बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं राउट। राउट बनाने के बाद आप यहाँ पे राउट की टाइप डिफाइन करते हैं। राउट की टाइप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि राउट की हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं जो आपको डिफाइन करनी होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक गेट होती है और एक पोस्ट होती है और उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी टाइप्स होती हैं जो मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो देखेंगे वो हम देखेंगे लारावेल की जो हमारे पास मल्टीपल राउट की टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर हमारी अभी हम जो देख रहे हैं वो हमारी गेट की राउट की टाइप है, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। गेट हम राउट राउट गेट की टाइप हम यूज करते हैं, मेथड हम यूज करते हैं गेट का जब हम कोई भी डेटा हमें रिट्रीव करना होता है डेटाबेस से और रिस्पॉन्स के अंदर हमें गेट का कोई भी डेटा हमें भेजना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम राउट की टाइप को यूज करते हैं। राउट के अंदर जब सबसे पहले आप लगाते हैं यहाँ पे राउट और राउट के बाद हम यहाँ पे लगाते हैं गेट। ठीक है। गेट लगाने के बाद यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं अपना एंड पॉइंट। अगर आपको ये एंड पॉइंट वगैरह के बारे में नहीं पता तो ये आप देख लीजिएगा लास्ट सेशन को, तो आपको इसका क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एंड पॉइंट वगैरह आपके क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप यहाँ पे जब अपना एंड पॉइंट लगाते हैं तो एंड पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर जो मैं राउट बना रहा हूँ इसके अंदर मुझे इस प्रोडक्ट्स के टेबल से मुझे प्रोडक्ट का डेटा फैच करना है जो कि मुझे एपीआई के अंदर सेंड करनी है। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने अपना एंड पॉइंट बनाया, एंड पॉइंट के अंदर मैंने इसका एंड पॉइंट रखा प्रोडक्ट्स के नाम से। अच्छा, प्रोडक्ट्स के नाम पे जब मैं एंड पॉइंट रखूंगा तो इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि जब यूजर इस एंड पॉइंट को जब यूजर इंटर करेगा पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू जब यूजर इस एंड पॉइंट को रिटर्न करेगा तो यहाँ पर आप जो रिस्पॉन्स के अंदर भेजना चाह रहे हैं यूजर को, वो रिस्पॉन्स के अंदर आप क्या भेजना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया था। ठीक है, जो कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर्ली आप कंट्रोलर को किस तरीके से आप लिंक करते हैं अपने राउट के थ्रू। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पे जब आपने ये एंड पॉइंट डिफाइन किया तो अब आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि एंड पॉइंट के बाद आपका कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे फंक्शन के बजाय आप यहाँ पे अगर कोई कंट्रोलर आप यहाँ पे कॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कंट्रोलर भी आराम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोलर आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो सकते हैं, कंट्रोलर कॉल करने का तरीका ये होता है लारावेल 9 के अंदर कि आप सबसे पहले यहाँ पर एक अरे यहाँ पे ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पे देते हैं अपने कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम देने के लिए आपको यहाँ पे अपना कंट्रोलर यहाँ पे यूज करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो आपने अपना यहाँ पे कंट्रोलर इंपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जैसे लास्ट सेशन के अंदर हमने बताया था कि कंट्रोलर आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसको मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। लारावेल के अंदर कंट्रोलर बनाने के लिए आपके पास एक कमांड होती है php artisan make कंट्रोलर। ठीक है। ये कमांड आप यहाँ पे टाइप करते हैं और कमांड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे
अपने कंट्रोलर का नाम देना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अगर बनाना है प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर के नाम से एक यहाँ पे बना दूंगा। तो जिसके जिस ये कमांड रन करने के बाद आपका जो कंट्रोलर है उसकी कमांड आपकी जब रन होगी तो वो आपका यहाँ पे कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट कर देगा, जो कि आपका ऐप के अंदर HTTP और इसके अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर जो होता है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट का कंट्रोलर यहाँ पर आपके पास क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कमांड मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर रन करी थी, जो कि मैं दोबारा रन नहीं कर रहा। तो आप इसको अगर कोई कंट्रोलर आपको जनरेट करना हो तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कंट्रोलर का यूज देखते हैं कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, एनीवेज, तो कोई भी कंट्रोलर आपको अपने राउट्स के अंदर अगर आपको यूज करना है तो उसको सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको वो कंट्रोलर यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे बताते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर बताने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे बताते हैं कि इसके अंदर आपको इस कंट्रोलर का एक्शन क्या कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे जो एक्शन कॉल करना है वो है इंडेक्स। ये मुझे यहाँ पे एक्शन इसका कॉल करना है जिसका नाम है मेरा इंडेक्स। अब इसका क्या मतलब है, इंडेक्स जो मैंने यहाँ पे कॉल किया, इसका मतलब ये है कि जब आप इस कंट्रोलर को ओपन करेंगे तो इस कंट्रोलर के अंदर आपको कुछ फंक्शंस नजर आएंगे जो कि लारावेल ने ऑटोमेटिकली इन फंक्शंस को क्रिएट किया है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि इंडेक्स क्यों यूज होता है, स्टोर क्यों यूज होता है। मैं इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंडेक्स आपका यूज होता है जब आपको कोई भी डेटा रिटर्न करना हो फॉर किसी भी स्पेसिफिक टेबल से, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड आप इंडेक्स यूज करते हैं, जिसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ आपको डेटा इंपोर्ट आपको यहाँ पे रिटर्न करना हो, तो उसके लिए आप इंडेक्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ अमाउंट रिटर्न नहीं करना और यहाँ पर आपको कोई चीज इंसर्ट करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए आप स्टोर यूज करते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा अगर आपको रिटर्न करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे शो यूज करते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पे इंडेक्स हमने यहाँ पे यूज किया तो हम यहाँ पे शो यूज करेंगे। तो इसका डेटा इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से हम इसको इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अपडेट हम यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करने के लिए, और डिस्ट्रॉय हम यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, रिमूव करने के लिए। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एपीआई हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसका एक राउट बनाया प्रोडक्ट्स का, और इसके अंदर हमने बताया कि ये राउट इस प्रोडक्ट कंट्रोलर पे कॉल होना चाहिए और इस कंट्रोलर के अंदर इस एक्शन के ऊपर कॉल होना चाहिए। ठीक है, इस एक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ हेलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया हेलो। तो हेलो जब मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा और जब मैं यहाँ पर इसकी एपीआई कॉल करूंगा, एपीआई कॉल कैसे करते हैं, आपका एक तो आपका प्रोजेक्ट का यूआरएल होता है जो कि आपका रन हो रहा होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का यूआरएल आपको पता चलता है जब आप PHP आर्टिसन सर्व की कमांड रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का यूआरएल मिलता है। इस प्रोजेक्ट के यूआरएल के बाद आपको यहाँ पे लगाना होता है एपीआई। एपीआई के बाद आपको लगाना होता है जो भी आपका ये एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एपीआई का यूआरएल लगाने के बाद आपने अपना एंड पॉइंट लगाया प्रोडक्ट्स। तो जब आप यहाँ पे सेंड का बटन जब आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों आपको नजर आता है प्रोडक्ट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जो कमांड आपने यहाँ पे रन करी है वो कमांड आपने यहाँ पे सही तरीके से अपना कंट्रोलर डिफाइन नहीं किया। ठीक है, कंट्रोलर कैसे डिफाइन करते हैं, कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट कंट्रोलर नहीं लिखना होता, इसमें आपको क्लास भी डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो अब जाके आपका यहाँ पे कंट्रोलर सही से लिंक होता है। अगर आप इसको यहाँ पे विदाउट क्लास यहाँ पे अगर आप डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, तो ये आपका कंट्रोलर सही से लिंक नहीं होगा। तो इसको आपको यहाँ पे क्लास भी डिफाइन करनी होती है, जो कि आपको डबल कॉलन के बाद आपको क्लास यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। ठीक है, ये करने के बाद जब आप इसको सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे हेलो नजर आएगा। हेलो क्यों नजर आ रहा है, इससे यहाँ पे आपने अपनी एपीआई को यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, फिर प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर इसने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो इसने भेजी है इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन आपका है इंडेक्स का, जो कि एग्जिस्ट करता है आपके प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, जहाँ पे हमने रिटर्न करवाया हेलो को। ठीक है, इस वजह से आपको वो यहाँ पे हेलो रिटर्न करवा रहा है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेबल में से अगर आपको कोई डेटा रिटर्न करवाना है तो उसको रिटर्न करवाने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पर आपका जो यहाँ पे डोमेन होता है, जो आपका यहाँ पे मॉडल होता है, जो आपका लारावेल के अंदर मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है, वो मॉडल का कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि मॉडल के जरिए आप अपने डेटाबेस से उस स्पेसिफिक टेबल से आप उसका डेटा रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपके पास डेटाबेस के अंदर एक टेबल आपने बनाया माइग्रेशन के थ्रू, वो टेबल आपका है, वो टेबल का नाम है आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक टेबल है प्रोडक्ट्स के नाम से, जो कि आपके इस डेटाबेस के अंदर बना हुआ है लारावेल क्लास 1 के अंदर। ठीक है, अच्छा, इस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास 7 रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको अपने यहाँ पे रिटर्न करवाने हैं इस एपीआई के अंदर। इस एपीआई को रिटर्न करवाने के लिए लारावेल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मॉडल का, जो कि आपको कनेक्ट करता है आपके कंट्रोलर और आपके राउट्स, आपके कंट्रोलर और डेटाबेस को कनेक्ट करता है आपके मॉडल के जरिए आप अपने डेटाबेस से अपना जो डेटा है वो आप यहाँ पे फैच कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी डेटाबेस से फैच करते हैं, लेकिन कंट्रोल मॉडल से फैच करने का फायदा काफी सारे। ओके, तो आप अपने मॉडल के जरिए आप अपने डेटाबेस से डेटा फैच कर सकते हैं। मॉडल आपको कॉल, यहाँ पे कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मॉडल को यहाँ पर यूज करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर अपने कंट्रोलर को यूज किया था यहाँ पे डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से आपको क्या करना होता है, इसी तरीके से आपको अपने मॉडल को अगर यहाँ पे आपको यूज करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने मॉडल को यूज करना पड़ेगा, अपने मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अपने मॉडल को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इंपोर्ट किया यूज ऐप मॉडल और प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट के नाम से। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि जो आपका मॉडल का नाम होता है वो मॉडल का नाम आपका सिंगुलर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अच्छा, मॉडल को यहाँ पे यूज करने करने के बाद, ऊपर इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटा अपने मॉडल को यहाँ पे सेव करेंगे एक प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसमें सेव करने के बाद आप अपने मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करी और आपने यहाँ पे बताया है कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स कितनी इंपोर्ट करनी है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे ऑल का एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि लारावेल का अपना फंक्शन है ऑल का। इससे क्या होता है कि आपके लारावेल के अंदर, ये लारावेल क्या करता है, लारावेल अपने इस मॉडल के जरिए अपने डेटाबेस को फैच करता है प्रोडक्ट्स के, और उस प्रोडक्ट का सारा डेटा आपको यहाँ पे रिटर्न करवा देता है ऑल के, अगर आप यहाँ पे ऑल का फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और ये करने के बाद जब आप यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करने के बाद क्या होता है, रिटर्न करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट का जो डेटा है वो आपका यहाँ पे रिटर्न हो जाता है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको सेंड करूंगा तो आपको यहाँ पे अपने लारावेल के अंदर, आपके लारावेल के का जो प्रोजेक्ट है वो, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका डेटाबेस कनेक्ट हुआ हुआ है, उस डेटाबेस के अंदर जो आपका प्रोडक्ट्स का जो आपका टेबल है, उस प्रोडक्ट के टेबल के अंदर आपके पास 7 रिकॉर्ड्स हैं, 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो इन 7 रिकॉर्ड्स को इसने यहाँ पर मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका होता है लारावेल के अंदर किसी भी डेटाबेस के अंदर आपकी क्यूरीज को ऐड करने के लिए। अगर आप लारावेल यूज नहीं करते हैं तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई क्यूरीज वगैरह अगर आपको यहाँ पे लगानी होती है तो पहले हम किया करते थे नॉर्मल पीएचपी के अंदर, उसमें हम यहाँ पे डायरेक्टली क्यूरीज यहाँ पे लिखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्यूरी लिखी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फिर आपके डेटा को यहाँ पे पूरा फैच करके इस तरीके से दिखा देता है। ठीक है, तो इस, अच्छा, ये वाला पार्ट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपका जो डेटा हो आपको बार बार अपनी क्यूरीज को वहां पे राइट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन लारावेल का जैसे आपको पता है कि ये एमवीसी मॉडल पे, एमवीसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये बना हुआ है, तो इसके अंदर आप जब भी अपने डेटा को यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं तो आप अपने मॉडल के जरिए रिटर्न करवाते हैं, आप डायरेक्टली क्यूरी के जरिए रिटर्न नहीं करवाते। जबकि आप अपनी क्यूरीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लारावेल के अंदर, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस आपकी नहीं होती कि आप अपनी क्यूरीज को यहाँ पे रिटर्न करवाएं। बेहतर ये होता है कि आप अपने मॉडल एमवीसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए आप अपने डेटा को यहाँ पे रिटर्न करवाएं। ठीक है, अच्छा, अभी हमने यहाँ पे जो क्यूरी रिटर्न करवाई वो हमारी है प्रोडक्ट ऑल, जिसने, जो कि बैकएंड के ऊपर, जो कि बिहाइंड द सीन आपकी वही क्यूरी रन कर रहा होगा जो हमने यहाँ पे डेवलप करी है। ठीक है, अच्छा, मेरा यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो गया है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ अपने डेटाबेस मैनेजर को। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर मेरे पास एक डेटाबेस मैनेजर होता है सीक्वल प्रो के नाम से। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास एसक्यूएल योग वगैरह आपके पास होता है। ठीक है, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक क्यूरी लिखी थी सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये जो क्यूरी मैंने यहाँ पे लिखी है तो इसका रीजन ये होता है कि आपको यहाँ पे
ये आपके सारा डेटा आपको फैच करके लाकर दे देता है, जो भी आपकी क्यूरीज होती है, जो भी आपने आपके इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड आपका एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट का मतलब होता है कि सिलेक्ट करें सारा डेटा, सिलेक्ट करें, और स्टार का मतलब होता है ऑल, और फ्रॉम प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे आप टेबल का नाम बताते हैं कि कौन से टेबल से आपको डेटा फैच करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर आपके पास यहाँ पे अलग अलग टेबल्स हैं, जिसके अंदर आपके पास काउंट आप पे आ रहा है 3, और एक और टेबल है जिसके अंदर काउंट आपका आ रहा है 6, और एक और टेबल है इसका भी काउंट आपका 6 आ रहा है, और एक और टेबल है इसके अंदर काउंट आपका आ रहा है 7। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर जो डेटा फैच करना है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको ताकि क्लियरली नजर आ जाए। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ पे काउंट आ रहा है, वो काउंट आपको सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसके अंदर आपका जो काउंट है वो 6 है। तो वो करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर काउंट इज इक्वल टू 6, और ये करने के बाद जब आप यहाँ पे रन करते हैं अपनी क्यूरी को, तो आपके पास यहाँ पे काउंट आ जाता है 6, ठीक है। अच्छा, इसी पार्ट को अगर आपको यहाँ पे लारवेल के अंदर अगर आपको करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? अच्छा, इसी काउंट को अगर आपको इसी क्यूरी को अगर आपको लारवेल में ऐड करना हो, तो उसके लिए आपके पास लारवेल के अंदर एक फंक्शन होता है वेयर के नाम से। आप यहाँ पे वेयर के बजाय आप यहाँ पे ऑल के बजाय, जो हमने पहले यहाँ पे ऑल किया हुआ था, आप यहाँ पे ऑल के बजाय आप कॉल करेंगे वेयर को। और जब भी आप वेयर का फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके आगे आपको गेट का फंक्शन कॉल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑल के अंदर ये जरूरी नहीं होता, ऑल के अंदर ये आप नहीं करते, लेकिन जब आप वेयर की क्यूरी जब आप लगाते हैं तो उसके अंदर आपको आगे गेट का फंक्शन कॉल करना होता है, ठीक है। अच्छा, जब आप वेयर यहाँ पे लगाते हैं तो वेयर के बाद आपको यहाँ पे अपनी क्यूरी यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेयर लगाया काउंट इज इक्वल टू 6, यही क्यूरी आपको यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर एग्जांपल काउंट, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे सिर्फ वो वैल्यूज जिनके अंदर आपका जो काउंट आ रहा है वो 6 काउंट आ रहा है, ठीक है। सिर्फ वो वैल्यूज आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह अगर आप यहाँ पे कोई और क्यूरी यहाँ पे लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउंट में आप इज इक्वल टू की जगह आप यहाँ पे लगाते हैं ग्रेटर देन 6, इज इक्वल टू आपने रिमूव कर दिया और यहाँ पे आपने लगाया ग्रेटर देन 6, तो अब आपको वो वैल्यूज यहाँ पे नजर आएंगी जिनके अंदर काउंट आपका 6 से बड़ा है, 6 से ज्यादा है, ठीक है। तो वो वैल्यूज अब आपको यहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे गेट को हटा के अगर आप यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट, ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे कुछ एक दो फंक्शंस और बता रहा हूँ लारावेल के। अगर आप यहाँ पे लगाते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये आपका सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड आपका यहाँ पे रिटर्न करेगा, ये आपका मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न नहीं करेगा, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आपका रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसके अंदर और बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि जब आप यहाँ पे इसको यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं, तो रिटर्न करवाने की बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप इसको यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न नहीं करवाएं। अच्छा, रिटर्न का मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि रिटर्न क्या होता है और रिटर्न करने से आपको क्या फायदा होता है, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे इसको रिटर्न करवाते हैं ना, किसी भी आप लाइन के ऊपर जब आप इसको यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं, तो जैसे आपको पता है कि लारावेल जब आप इस फंक्शन को जब आप हिट करता है लारावेल, तो इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को हिट करने के बाद एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे रिटर्न आपको लारावेल को मिल जाता है, तो ये फंक्शन आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं लेकर जाता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा रिटर्न हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न हेलो यहाँ पे प्रिंट किया, और अब मैं अगर यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे रिटर्न हेलो नजर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं, तो रिटर्न करवाने के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आपको लेकर जाता, ये यहीं पर आपका कोड ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहीं पर ही आपका कोड ब्रेक कर देता है, ये आपको नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेकर जाता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं तो ये कोड आपका नेक्स्ट लाइन में नहीं लेकर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करूँ, एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे गेट करी, और इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास इस प्रोडक्ट के अंदर जो काउंट आ रहा है वो 10 आ रहा है, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ जो कि मेरी पीएचपी की कंडीशन होती है। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ पीएचपी, और पीएचपी के अंदर मैं इसको बताता हूँ पीएचपी के अंदर मैं इसको बताता हूँ कि प्रोडक्ट और इसके अंदर जो काउंट है वो अगर 10 है, ठीक है, सॉरी,
इसके अंदर जो प्रोडक्ट काउंट इसके अंदर जो प्रोडक्ट काउंट है वो यहाँ पर मैं काउंट बता देता हूँ कि जो प्रोडक्ट काउंट है अगर वो इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो ये मुझे रिटर्न करे ट्रू। अगर इसका काउंट यहाँ पर आ रहा है 10, अगर नहीं आ रहा काउंट तो ये मुझे रिटर्न करे फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये होगा कि ये यहाँ पे चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट मेरी आ रही है इस प्रोडक्ट के चिल्ड्रन के अंदर जो इसका काउंट आ रहा है, अगर ये काउंट इज इक्वल टू 10 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 10 है, तो इसके अंदर ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अच्छा, ट्रू मैंने आपको समझाने के लिए स्ट्रिंग में लिखा है, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखते तब भी ये चीज आपकी काम वैसे ही करेगी, ठीक है। तो अभी आपको रिटर्न कर रहा है 1, ठीक है। 1 ये क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है आपका 1 और फॉल्स का मतलब होता है आपका 0। ये आप ध्यान में रखिएगा, ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। अगर मैं यहाँ पे 10 के बजाय अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, तो अब इसको क्या मिलेगा, अब इसको यहाँ पे जो काउंट आ रहा है वो इसको आ रहा है 10, और यहाँ पर मैंने क्या चेक किया, अगर इसका काउंट इज इक्वल टू 9 है, जो कि आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अब इसका काउंट जो आपके 9 आ रहा है, इसको अब आप जब इसको सेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा 0, मतलब ये कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा आपको, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूं तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा फॉल्स। उसकी वजह ये है कि अब ये यहाँ पर आप इस कंडीशन में नहीं लेकर आ रहा, अब आपको यहाँ पे ये एल्स की कंडीशन में लेकर आ रही है। इफ एल्स की कंडीशन को हम इन फ्यूचर बाद में और डिटेल के अंदर देखेंगे, लेकिन इन एनी केस ये आपको यहाँ पर नहीं लेकर आ रहा, मतलब यहाँ पर आपकी कंडीशन नहीं पहुंच रही है। उसकी वजह यह है कि ये यहीं पर आपकी कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। मतलब जब आप इसको रिटर्न करवाते हैं तो रिटर्न करवाने के बाद ये आपका नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं कॉल नहीं मूव होता। अच्छा, ये तो एक चीज मैंने आपको इफ की कंडीशन के हिसाब से और ये रिटर्न की मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज ये बता रहा था कि जब आप कोई चीज रिटर्न करवाते हैं तो रिटर्न करवाने के बाद अब यहाँ पे जैसे मैंने प्रोडक्ट रिटर्न करवाया, ठीक है। अब प्रोडक्ट जैसे मैं रिटर्न करवाता हूँ तो अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर मैं यहाँ पे गेट करवा देता हूँ ताकि मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं। यहाँ पे मैं वेयर को ग्रेटर देन 6 ही रहने देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई, जिसके अंदर मैंने चेक किया कि जहाँ पे मेरा काउंट ग्रेटर देन 6 है वो प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पर रिटर्न हो जाए। अब यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट रिटर्न करवाई है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैंने रिटर्न करवाई हैं, प्रोडक्ट्स जो मैंने रिटर्न करवाई हैं वो मेरे पास यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स का एक अरे आ रहा है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप कोई भी एपीआई के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप रिटर्न करवा रहे हैं तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको एक रिस्पॉन्स के अंदर आप रिटर्न करवाएं, और इस रिस्पॉन्स के अंदर एक फंक्शन होता है आपका जेसन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आप अपना जेसन फॉर्मेट आप यहाँ पे रिटर्न करवाएं, जो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो कि आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। आप इसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कोड के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ रही है एक प्रोडक्ट्स का मेरे पास यहाँ पे एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इसके अंदर मेरे पास सारी मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है, जो भी मेरी इस क्यूरी के अंदर फैच करी है। अच्छा, ये मैंने इस तरह से क्यों किया, ये इस तरीके से मैंने इसलिए किया है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे यूजर्स भी डिस्प्ले करवाने पड़ते हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे यूजर्स भी डिस्प्ले करवाने पड़ते हैं तो यूजर्स करवाने के लिए अगर आपको यहाँ पे यूजर्स रिटर्न कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। पहले ये क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न करवा रहे थे सिर्फ प्रोडक्ट्स को, लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा तरीका ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप अपने यूजर को भी रिटर्न करवाएं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल, ठीक है। अच्छा, यूजर जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया अपने, तो मैं यूजर्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ ऊपर प्रोडक्ट्स की तरह, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे यूजर्स को भी रिटर्न करवा सकूँ। अब यहाँ पे अगर मैं रिटर्न करवाता हूँ तो अब यहाँ पे मैं या तो प्रोडक्ट्स रिटर्न करवा सकता हूँ या फिर मैं यूजर्स रिटर्न करवा सकता हूँ, क्योंकि ये कॉमा के साथ नहीं चलता, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको मल्टीपल रिटर्न करवाना चाहूँ तो मैं इनको एक अरे के अंदर भी रिटर्न करवा सकता हूँ, लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका ये होता है एपीआई के अंदर डेटा रिटर्न करवाने का, वो होता है आपका जेसन फॉर्मेट, ठीक है, जो कि आपका रेस्ट एपीआई के अंदर ये बेस्ट तरीका होता है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसके अंदर आप अपना जो रिटर्न करवाते हैं रिजल्ट, वो आपका रिस्पॉन्स जेसन के तौर के ऊपर आप रिजल्ट रिटर्न करवाते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न आपका देखूँ तो यहाँ पे जो आपके पास डेटा आ रहा है वो आपके पास आ रही है सिर्फ प्रोडक्ट्स। अगर मैं यहाँ पे यूजर्स करूंगा तो आपके पास यहाँ पे वो यूजर्स के तौर के ऊपर आ जाएंगे।
अब वो यहाँ पे आपके पास सारे यूजर्स रिटर्न हो रहे हैं। अब यूजर्स के टेबल के अंदर मेरे पास क्या है, यूजर्स के टेबल के अंदर मेरे पास इस वक्त कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होता तो वो यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यूजर्स के टेबल के बजाय अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीज रिटर्न करवा लूँ, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन में यहाँ रिटर्न करवा लूँ, तो माइग्रेशन मेरी वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स होंगे तो वो यूजर्स आपके पास रिटर्न हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेस्ट यूजर क्रिएट कर देता हूँ। ये टेस्ट यूजर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। ये टेस्ट यूजर क्रिएट करने के बाद जब अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो आपको यहाँ पे दो दो यूजर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जिसके अंदर एक की आईडी 1 है और दूसरे की आईडी 2 है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे या तो मैं यूजर रिटर्न करवा सकता हूँ या तो मैं प्रोडक्ट रिटर्न करवा सकता हूँ। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे एक अरे बनाएं, ठीक है। इस अरे के अंदर आप इन दोनों चीजों को आप रिटर्न करवा दें। तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक अरे आपका ये आ जाएगा और सेकंड अरे आपका प्रोडक्ट का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें भी आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये वाला यूजर है और ये वाला प्रोडक्ट है। ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा यूजर है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसको इस तरीके से करने के बजाय आप इसको यहाँ पर रिटर्न करवाएं। एक में आपने प्रोडक्ट्स रिटर्न करवाया और एक में आपने यूजर्स रिटर्न करवाया, ठीक है। अब यूजर्स के अंदर आप यहाँ पे यूजर्स कर दें फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब आप इसको यूजर्स करेंगे तो फिर आपका ये यूजर्स के तौर के ऊपर आपका ये डेटा आपका यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका डेटा मजीद स्ट्रक्चराइज हो जाएगा, जिसके अंदर आपका एक प्रोडक्ट्स आ रही है और एक आपका यूजर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला डेटा आप इस तरीके से इजीली रिटर्न करवा सकते हैं, जो कि आपके करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ और भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक और होता है कि आपने यहाँ पे जो आपने जेसन का अरे यहाँ पे बनाया है, इस जेसन के अरे के अंदर आपके पास यहाँ पे अगर कॉमा लगा के आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे आप इसका स्टेटस भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटस आपको डिफाइन करना पड़ता है जब आप कोई भी एपीआई के अंदर आप जब इसको इंटीग्रेट करते हैं और आपके फॉर एग्जाम्पल एपीआई के अंदर कोई एरर है, ठीक है। अब एरर फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिनेरियो आपके सामने ये रखता हूँ कि आपके पास एक वॉलेट है, उस वॉलेट के अंदर आपका यूजर उस वॉलेट के थ्रू आपका यूजर कोई शॉपिंग करना चाहता है, किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस वॉलेट के अंदर जो यूजर का बैलेंस है, वो बैलेंस आपका अगर उतना बैलेंस है कि यूजर उसकी शॉपिंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक आप शर्ट बाय करना चाह रहे हैं, उस शर्ट की कॉस्ट है आपकी $100 या फिर ₹500 पाकिस्तानी, ठीक है। उस शर्ट की कॉस्ट है आपकी ₹500। अब आपके वॉलेट के अंदर जो अमाउंट पड़ी है वो अमाउंट पड़ी है आपकी ₹400, ठीक है। और आपको उस वॉलेट को अगर आपको उस वॉलेट के थ्रू अगर आपको वो पे करना है तो आपके अमाउंट आपके अकाउंट में आपके वॉलेट के अंदर एटलीस्ट ₹500 आपके वॉलेट में होना चाहिए, ठीक है। वॉलेट के से मुराद मेरा ये है कि डिजिटल डिजिटल वॉलेट। अब अगर आपके पास यहाँ पे वॉलेट बैलेंस अगर आपके पास यूजर्स के टेबल के अंदर है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, वो चेक करने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर यहाँ पे कोई चीज़ बाय करने की कोशिश करता है और उसके वॉलेट के अंदर इतना बैलेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे यूजर को एरर रिटर्न कर सकते हैं। एरर आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे यूजर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे एक और कॉलम बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम का नाम है आपके पास वॉलेट बैलेंस, ठीक है। वॉलेट बैलेंस इस कॉलम का नाम है, इसकी लेंथ आपके पास 11 है और इसके अंदर इस वॉलेट बैलेंस के अंदर इस यूजर का वॉलेट बैलेंस है 500 और इस यूजर का वॉलेट बैलेंस है फॉर एग्जाम्पल 200। अच्छा, अब यूजर इस प्रोडक्ट को अगर यूजर किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन इस तरह की लगाना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल जो यूजर है मेरा, इस यूजर का जो वॉलेट बैलेंस है, जो यूजर है मेरा, इस यूजर का जो वॉलेट बैलेंस है, यहाँ पे ऑल की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट यूजर जो है मेरा, इसका जो वॉलेट बैलेंस है, यूजर वॉलेट बैलेंस, अगर इसका वॉलेट बैलेंस ग्रेटर देन इसका वॉलेट बैलेंस अगर ग्रेटर देन 1000 है तो ये क्या करे, ये यहाँ पे मुझे रिटर्न कर दे सक्सेस का रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और एल्स के अंदर ये मुझे रिटर्न कर दे, ये यहाँ पे एल्स के अंदर मुझे रिटर्न कर दे फॉर एग्जाम्पल एरर। एरर आपका क्या हो सकता है,
एरर आपका हो सकता है फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट बैलेंस, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे कोई स्टेटस कोड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। 200 स्टेटस कोड आपका स्टैंडर्ड होता है सक्सेस का, और यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 402, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी इसके और भी स्टेटस कोड्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर आप यहाँ पे 301 भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्टेटस कोड्स आपके डिफरेंट होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर बताऊंगा कि स्टेटस कोड्स किस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा एरर इनसफिशिएंट बैलेंस। वो क्यों आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो मेरा यूजर है, अगर मैं इस यूजर को भी यहाँ पे रिटर्न कर दूं, ये मैंने यहाँ पे क्यों रिटर्न किया, ताकि आपको पता चले कि इस यूजर का करंट बैलेंस क्या है जो आपने रिटर्न किया है, ठीक है। इस यूजर का जो करंट बैलेंस है वो है 500 करंट बैलेंस है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई, हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई कि जो हमारा ये यूजर है इसका वॉलेट बैलेंस, जो कि इस वक्त यहाँ पे जो इसका वॉलेट बैलेंस है वो 500 आ रहा है। अगर इसका वॉलेट बैलेंस ग्रेटर देन 1000 है तो ये क्या करे, ये मुझे रिटर्न कर दे प्रोडक्ट्स और यूजर्स, और इसका जो स्टेटस कोड होगा वो होगा 200। लेकिन अगर इसका वॉलेट बैलेंस ग्रेटर देन 1000 नहीं है, ग्रेटर देन 1000 है या नहीं है, ठीक है, नहीं, अगर ग्रेटर देन 1000 नहीं होगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा एरर। एरर क्या रिटर्न करेगा, एरर ये रिटर्न करेगा कि इसका सबसे पहले स्टेटस कोड देखा जाएगा 301। आप अगर यहाँ पे देखें तो स्टेटस कोड आपको यहाँ पे नजर आएगा 301, ठीक है, मतलब इसका जो स्टेटस कोड है वो 301 मूव्ड परमानेंटली है। लेकिन ये स्टेटस कोड मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा कि कौन सा स्टेटस कोड किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो ये हम इन डिटेल देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने रिटर्न किया यूजर का ऑब्जेक्ट, ये चेक करने के लिए यूजर का वॉलेट बैलेंस करंट कितना है, यूजर का करंट वॉलेट बैलेंस है लेस देन 1000, मतलब 500 रुपीज, जो कि कहाँ से आ रहा है, जो कि आ रहा है आपका यूजर्स के टेबल के अंदर से, जो कि हमने यहाँ पे 500 रिटर्न किया है, 500 यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूजर का वॉलेट बैलेंस 1200 कर देता हूँ, तो अब यूजर का वॉलेट बैलेंस यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यूजर का वॉलेट बैलेंस यहाँ पे मिलेगा हमें 1200, जो कि ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ अपनी एपीआई को, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर्स। अब ये क्यों आ रहे हैं अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर्स, क्योंकि अब यहाँ से हमने यूजर्स का डेटा हमने यहाँ से रिटर्न हटा दिया, अब हमने यहाँ पे सिर्फ यूजर का डेटा यहाँ पे रखा है, तो ये हमारा वेरिएबल का नाम गलत हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे सेंड करूंगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगी प्रोडक्ट्स की लिस्ट, और यहाँ पे आपको नजर आएगी यूजर की इंफॉर्मेशन, जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है यूजर की इंफॉर्मेशन का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको यूजर का वॉलेट बैलेंस क्या नजर आ रहा है, 1200, जो कि अभी अभी हमने इसके वॉलेट के अंदर हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस कोड को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और अपनी कंडीशंस को आप यहाँ पे आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके अंदर अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और आप लोग जो है वो ग्रुप पे भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आप लोगों को इसका आंसर मैं कर दूंगा। तो इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।